हेलो व्यूवर्स। सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के लिए एक रिवीजन वीडियो। अभी हम बात करेंगे इस रिवीजन वीडियो में ICAI स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर 18 है सिलेबस का सीए फाउंडेशन में, और चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। तो ये बहुत ही सरल सा एक चैप्टर माना जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितनी मुख्य बातें हैं वो रिवीजन के तौर पे मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बेहतर होगा अगर आप रेगुलर क्लास का, अगर आप हमारे एक्सेल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो रेगुलर क्लास का वीडियो पहले देख लें या पढ़ लें किताब को, और उसके बाद बैठें तो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। नहीं तो अगर फंडा कम क्लियर है या नहीं रिवीजन किए हैं आप और ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आया, समझ पूरा आएगा। मेन मुद्दा है कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप साथ साथ क्वेश्चन भी तेज़ी से बना पाएंगे। तो जैसे इंडेक्स नंबर में सबसे पहले एकदम बेसिक अगर मैं बात करूं तो जो प्राइस रिलेटिव होता है या इंडेक्स नंबर जो होता है, प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं इसको, और या फिर इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ये होता है आपका फॉर्मूला P1/P0 × 100। तो P1/P0 × 100 ये एकदम बेसिक सा एक फॉर्मूला है। P1 इज़ द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, P0 इज़ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। सीधा सीधा बोलेगा करेंट ईयर का प्राइस फलाना है और बेस ईयर का प्राइस इतना है, तो आप बताइए कि इंडेक्स कितना है। तो बस सीधा सीधा डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। जनरली 100 मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा रहता है। बहुत रेयर केस में अगर 100 मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा है तो आप भी मत करिएगा, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक किसी कमोडिटी या किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि P1 यानी प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस, बेस प्राइस और करंट प्राइस। अगर खूब सारे कमोडिटी हैं तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना, एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो एग्रीगेट वर्ड, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो सीए फाउंडेशन का, तो बोलते हैं चारों सब्जेक्ट मिला के एग्रीगेट हमारा बनना चाहिए। चारों सब्जेक्ट मिला के हमारा एग्रीगेट है वो 200 होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ जो प्राइस रिलेटिव होता है, प्राइस रिलेटिव वो हो जाएगा आपका समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 × 100। ये हो जाता है समेशन P1/समेशन P0 × 100। समेशन मतलब अगर खूब सारे कम्युनिटी हैं जिनके प्राइस दिए हैं और खूब सारे कम्युनिटी के बेस प्राइस भी दिए हुए हैं, बेस यानी पिछले साल का या और जो भी, तो ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। एग्रीगेटिव वर्ड याद रखिएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ कि केवल प्राइस का कंपैरिजन किया गया है, बट क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। और ये जो प्राइस रिलेटिव है दो टाइप से चलता है। एक होता है फिक्स बेस इंडेक्स जिसमें बेस ईयर फिक्स है, और एक होता है चेन इंडेक्स, यानी जैसे जैसे आप अगले साल में जाएंगे तो बेस आपका उसके पीछे पीछे शिफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए, मैं अगर एक थ्योरेटिकल बात करके इसको मैं ख़त्म करूँगा, इसके क्वेश्चंस करने की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। कि मान लीजिए 2010 को बेस ईयर मान लिया जाए और 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 में जो प्राइस है किसी चीज़ की उसको हम करेंट प्राइस मानेंगे, और 2010 में उसी चीज़ की जो प्राइस थी उसको बेस प्राइस मानेंगे। अगर P1 दैट इज़ द करेंट प्राइस और P0 ने बेस प्राइस को डिवाइड करके 200 करेंगे तो प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर निकल जाएगा, इंडेक्स। अब अगर जब अभी अब जस्ट 2-4 दिन, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम 2026 में एंटर कर जाएंगे, तो 2026 में हम जब जाएंगे तो हो सकता है 2026 दिसंबर महीने में ही हम बात करें, दिसंबर महीने 2026 में उसी चीज़ की कीमत आज जो है वो थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन बिकॉज ऑफ हमने बेस ईयर अपना फिक्स करके रखा हुआ है कि 2010 को ही बेस ईयर कंसिडर करेंगे, तो आपका करेंट ईयर तो चेंज हो गया बट बेस ईयर फिक्स हो जाएगा। 2010 से ही आप सारा कंपेरिजन करेंगे। 2027 में जब आप जाएंगे तो करेंट ईयर 2027 के डेटा को लिया जाएगा, बट बेस ईयर का डेटा 2010 को ही लिया जाएगा। इस तरीके से जो इंडेक्स निकाला जाता है इसको हम फिक्स बेस इंडेक्स बोलते हैं। करंट जो होता है, करंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, करंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो करंट इंडेक्स में ऐसा होता है कि करंट ईयर जैसे अभी 2025 है, चेन इंडेक्स की हम बात करें तो 2024 के डेटा को हम बेस मान लेंगे। जब हम 2026 में एंटर करेंगे ना, तो 2026 की जो वैल्यू है उसको करंट लेंगे, और जो 2025 अब जो ख़त्म हो जाएगा वो उसको हम बेस लेंगे।
उसी तरीके से जब हम अगेन और जब 2027 पे जाएंगे तो वो करंट हो जाएगा 2006 बेस होगा, 2028 पे जाएंगे तो 2028 करंट होगा, 2027 बेस होगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम करंट ईयर में आगे बढ़ेंगे पीछे पीछे बेस ईयर कंसिडर करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात ये है, मुद्दा ये है यहाँ पर कि क्वांटिटी का रोल इसमें नहीं। तो कुछ स्टेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे को फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा, किस क्वांटिटी में हम पहले कंज्यूम करते थे और क्या सेम क्वांटिटी में हम आज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम सेम क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तब तो हम बोलेंगे ना कि महंगाई बढ़ी कि कम हुई, पहले रेट ज़्यादा था, पहले खर्चा ज़्यादा था, अभी खर्चा कम हो गया, या पहले कम था बढ़ गया। अब कोई चीज़ पहले अपन यूज़ ही नहीं करते थे और अब समय के साथ साथ अगर वो चीज़ यूज़ करने लग गए, अपन बोले महंगाई बढ़ गई, तो भाई महंगाई तो नहीं बढ़ी है यार, पहले तो उसकी क्वांटिटी उस चीज़ को हम यूज़ ही नहीं करते थे तो क्वांटिटी ज़ीरो था, अभी हमारा कंजम्पशन क्वांटिटी बढ़ गई। तो भाई एक इसकी बात लॉजिकल लग रही है। तो इस बंदे ने फॉर्मूला दिया, उस बंदे का नाम था लेस्पायर्स, जो ऐसा बोल लो अंग्रेज है, जो बोलना है बोलो, वो भी हमारा नाम ठीक से ले नहीं सकता। किताबों में यूट्यूब में मैंने देखा है बहुत सारे फैकल्टी टीचर्स लेस्पायर्स जैसा भी बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो कुछ। तो लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स जो है ये होता है पी फॉर प्राइस इंडेक्स, एल फॉर लेस्पायर्स, ये होता है समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो बस एक गलती नहीं करना, ये नहीं बोलना सर ऊपर का Q0 नीचे का Q0 कट कर देंगे, भाई हद कर दोगे अगर ऐसा करोगे तो Q0 कट नहीं करना, ठीक है। तो कायदे से एक्चुअली हुआ ये है कि P1 में Q0 को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाया गया बाकायदा, और उसके बाद उसका फिर सम लिया गया है। और वैसे ही P0 में Q0 को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाया गया है और उसके बाद उसका सम लिया गया है, और फिर उसके बाद इंटू 100 किया गया है। ये लेस्पायर इसने अपने फॉर्मूले में दिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दिया, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर ऊपर भी लिखा हुआ है और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर नीचे भी लिखा हुआ है। P1 P0 तो रहेगा ही हमेशा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हद आ चुका है कि भाई लेस्पायरे ने अपने फॉर्मूले में किसको वेटेज दिया, किसको इंपॉर्टेंस दिया, किसको महत्व दिया। तो आप देख सकते हो लेस्पायरे ने अपने फॉर्मूले में किसको इंपॉर्टेंस दिया, किसको महत्व दिया, Q0 दैट इज द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये एग्जाम में आया है बहुत बार। तो इससे थोड़ा सा एग्री नहीं थे, एक बंदा और आया बोले कि नहीं 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 ये गड़बड़ बात है, पुरानी क्वांटिटी को आज भी आप उसी को लेके चल रहे हो, और ज़माने के साथ चलो। आज जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो वो उससे तुम्हारे जेब पे फर्क पड़ रहा है ना। 10 साल 20 साल पहले तुम्हारे दादा के ज़माने में, तुम्हारे परदादा के ज़माने में वो क्वांटिटी यूज़ होता कि नहीं था तुमको पता भी नहीं है, तो उसको काहे को लेके बैठे हो। अरे चल तुम्हारे ही ज़माने की बात कर ले, 20 साल पहले तुम क्या खाना खाते थे, कितने क्वांटिटी में खाते थे, आज तुम्हारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या खा रहे हो क्या। अरे यार प्रेजेंट में रहो ना भाई, आज तुमको महंगाई अफेक्ट कर रही है तो आज का इनकम से तुमको डील करना है ना। तो ठीक लग रही इसकी बात भी। तो एक बंदा आया पाश्चे ने बोला कि भैया मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल अलग दिमाग लगा के चल रहा है बंदा। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर ज़्यादा महत्व रखता है, वेटेज रखता है कैलकुलेशन में। ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है क्या कि पाश्चे ने अपने फॉर्मूले में किसको वेटेज दिया या किसको इम्पोर्टेंस दिया। बोलो आंसर, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। अब ये दोनों अपनी अपनी बात को सही है कर रहे हैं, मेरा फॉर्मूला सही है, मेरा फॉर्मूला सही है, तो दो चार और लोग कूद पड़े। वैसे ही होता है दुनिया में, और क्या। दो लोग झगड़ रहे हैं तो आसपास खड़े होकर के नेतागिरी करने वालों कमी थोड़ी दुनिया में, है ना। तो वैसे ही है, कुछ लोग और आ गए बोले कि रुको रुको हम एक नया सजेशन देते हैं। एक बंदे हैं डॉर्विश बाउले, दो बंदे थे। इन्होंने बोला कि यार एक काम करो ना, डॉर्विश और बाउले ने बोला एक काम करो ना, अपन दोनों फॉर्मूले को मिला देते हैं, क्योंकि दोनों की बात ठीक लग रही है। बेस ईयर के क्वांटिटी को ऐसे कैसे छोड़ दोगे, कंपैरिजन तो पुराने पास से ही होता है भाई। अब करंट में जीना है तो करंट के ईयर के क्वांटिटी को भी तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो बड़े काम करते हैं ना, ये जो लेस्पायरे का जो फॉर्मूला है ना और पाश्चे का जो फॉर्मूला है ना,
ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 100 दोनों का कॉमन निकल कर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे अलग से। ये है भैया डॉर्विश बाउले का फॉर्मूला, ये मच बेटर फॉर्मूला है। तो भैया डॉर्विश बाउले ने, मुझे तो लगता है कि कोई मेहनत नहीं किया, डॉर्विश बाउले ने क्या किया, लेस्पारे और पास्चे के फॉर्मूले को चुराया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब अरिथमेटिक मीन ले लिया। ये भी एग्जाम में 10 बार आ चुका कि भैया लेस्पारे और पास्चे का कौन सा मीन डॉर्विश बाउले होता है। आंसर अरिथमेटिक मीन। 4 ऑप्शन में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और भी रहेगा कुछ कुछ। तो सीधी सी बात है, डॉर्विश बाउले, लेस्पारे और पास्चे का अरिथमेटिक मीन। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं एकदम सरल सरल। कैसा आता है, एक आ जाएगा भैया कि लेस्पारे का वैल्यू फलाना है, पास्चे का वैल्यू फलाना है, बोलेगा डॉर्विश बाउले का वैल्यू निकालो, डॉर्विश बाउले का वैल्यू निकालो बोलेगा, ठीक है। कभी बोलेगा कि भैया डॉर्विश बाउले का वैल्यू दे देगा आपको, डॉर्विश बाउले का वैल्यू फलाना है, लेस्पारे का वैल्यू दिखाना है, बोलेगा पास्चे का वैल्यू निकालो बोलेगा। कहीं बोलेगा डॉर्विश बाउले दे देगा, पास्चे दे देगा, लेस्पारे निकाले, भाई 3 में से कोई भी 2 देगा, बचा हुआ तीसरा निकालना रहेगा। और ये बात सुन लीजिए, बहुत तसल्ली के साथ मैं बातें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने पे क्या क्या बनाओगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या 2 वैल्यू दे के बोलूँगा अरिथमेटिकली निकाल, फंडा क्लियर होना चाहिए। और आपको ये नहीं होना है अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं सर इतना सरल सा, क्यों भाई, ये सरल सा ही तो तुम चाहते हो ना कि एग्जाम में आ जाए, तो ये तो मजे लेके पढ़ो। बल्कि कई लोग होते हैं अरे क्या है सड़ा सा, तो इसको बता रहे हैं इतना तो हमको ही पता है, तो पता है तो चाहते तो दिल से यही हो ना कि एग्जाम में ये आए। तो तुम चाहते हो क्या कि अरे ये तो पता है, ये तो जानता हूँ मैं, तो ये क्या आएगा एग्जाम में, बोर हो जाऊंगा मैं एग्जाम में, मेरे कुछ चैलेंजिंग चाहिए, चाहिए चैलेंजिंग चाहिए नहीं ना, जो पढ़े वही आ जाए ना, उतना ही चैलेंज काफ़ी है ना। हाँ भैया ठीक है, उतना ही बहुत है, ज़्यादा होशियारी नहीं है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पर डॉर्विश बाउले ने जैसी फॉर्मूला बनाया ना, एक बंदा और कूद पड़ा, बोले यार ऐसा थोड़ी होता है भाई, अरिथमेटिक मीन उतना अच्छा नहीं है। कायदे से दोनों लेस्पारे और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, इंटू 100 बाहर निकल के दोनों का एक बार हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो। ऐसा करने से जो आता है आपका लेस्पारे और पास्चे का मल्टीप्लिकेशन करके रूट। सर ये बंदा किसने बोला, फिशर ने, तो प्राइस इंडेक्स ऑफ फिशर बोला ये बेटा एग्जाम में 10 बार ये भी आ चुका है। एक्चुअली होता क्या बच्चों, ये चैप्टर में आप कंटेंट बहुत ज़्यादा है नहीं, लिमिटेड कंटेंट है। तो इतने सालों से फाउंडेशन या सीपीटी पहले हुआ करता था, इसका पेपर सेट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन डालने वाला डालेगा भी क्या, कितने ही डाल लेगा, छोटा ही चैप्टर है, तो सब क्वेश्चन इतने रिपीटेड हैं, बार बार वही आ रहे हैं। हे भगवान नज़र न लगे किसी को, किसी मेरी बातों को, कहीं पता चला कोई एक भिड़ के कोई बोलेगा इस बार कोई नया क्वेश्चन बनाता हूँ, कुछ स्टूडेंट बहुत होशियारी दे रहे हैं, तुम जानो तुम एग्ज़ाम दोगे क्या होगा वहाँ पे। तो फिलहाल तो जो आ रहा है, जो है बुक में पढ़ा दे रहा हूँ मैं। अब ये हो गया लेस्पारे, पास्चे, डॉर्विश बाउले, फिशर। भाई मेहनत कौन किया था, मेहनत किया था लेस्पारे और पास्चे ने, मज़े कौन ले रहा है, डॉर्विश बाउले और फिशर। इसके अलावा भी कुछ लोग और आए, उन्होंने भी अपने अपने फॉर्मूले सजेस्ट किए, आपको वो फॉर्मूले मैंने लिखाया रेगुलर क्लास में, बट मेजॉरिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है ना, यही आया, या तो पास्चे या लेस्पारे निकालने दिया एग्जाम में, या डॉर्विश बाउले या फिशर। एक आध ही 2 बार कुछ और आया है, मार्शल एडवर्थ वगैरह, तो मार्शल एडवर्थ ने तो और ज़्यादा होशियारी दिया, दोनों के लेस्पारे और पास्चे के न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का एवरेज निकाला, डिवाइडेड बाय दोनों के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एवरेज निकाला, बोला ये मेरा फॉर्मूला है। अरे भाई खेल रहे हो यार तुम लोग फॉर्मूले से। फिलहाल ये फॉर्मूले आने के बाद बेटा इसके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, 4 टेबल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में जो टेबल दिया जाएगा, तो टेबल से आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। तो मैं इसका क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, रेडीमेड, हाँ आप बोलोगे सर रेडीमेड वैल्यू भी दिया जाता है कि एग्जाम में, हाँ जी बिल्कुल। कई बार क्वेश्चन में ना ये डायरेक्ट चारों वैल्यू दे देगा, P1 Q0 दे देगा, बोलेगा सीधा सीधा बोलेगा P1 Q0 का वैल्यू इतना है, P0 Q0 का वैल्यू इतना है, P1 Q1 का वैल्यू फलाना है, P0 Q1 का वैल्यू ढिकाना है, चारों वैल्यू दे देगा, बोलेगा लेस्पारे निकालो। अब भाई चारों वैल्यू दे दिया, लेस्पारे निकालने बोलेगा, तब तो तुम फंसे। तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको बोलोगे भाई क्या क्या डिवाइड करते थे, कौन सा 4 में से कौन सा 2 डिवाइड करते हैं। हाँ आपको सोचो ना, अब सोचो आपको P1 Q0 दे देगा, P0 Q0 दे देगा और बोलेगा लेस्पारे निकालो, तो बच्चा भी समझ जाएगा यार 2 ही वैल्यू तो दिया है, इनको डिवाइड करना है।
हाँ, उसमें कोई अगर कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे, तो फिर तुम महान ही हो। तुम 2025 में बेटा 31 तारीख को धरती पर लाइव कर जाओ, तुम्हारी जगह धरती पे नहीं, कहीं स्वर्ग में है, जाओ वहीं जाओ। इतना भी याद नहीं कि कौन सा वैल्यू ऊपर था कौन सा वैल्यू नीचे, तो गजब है। हाँ, आपको चारों वैल्यू क्यों देखा कंफ्यूज करता है ना भाई, बताओ पहचानो कौन सा 2 का रेशियो लेस्पायरे था, कौन सा 2 का रेशियो पास्चे था, तो आपको रेडीमेड वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन सीधा सीधा वैल्यू रखना है, आंसर लाना रहेगा। अब सॉरी, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, समेशन P1 सॉरी P0 Q0 ये दिया हुआ है 116, समेशन P0 Q1 ये दिया है 140, उसके बाद है समेशन P1 Q1, एक्सक्यूज मी क्या हो गया ये, हाँ फिर देखा आपको समेशन P1 Q0 ये देगा 97, और चौथा आएगा समेशन P1 Q1 ये आएगा 117। अब ये 4 वैल्यू देने के बाद अब आपको बोला जाएगा कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालो। तो फिशर्स का फॉर्मूला निकालना है ना सर, तो आप या तो क्या करो, लेस्पायरे निकाल लो, पास्चे निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे देखो फिशर का फॉर्मूला क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, फिशर के फॉर्मूले के अंदर दोनों चीज़ें हैं, लेस्पायरे भी है और पास्चे भी है। तो लेस्पायरे जो है ना, लेस्पायरे जो है ना, लेस्पायरे का जो फॉर्मूला है ना, लेस्पायरे का जो फॉर्मूला है ना, जो लेस्पायरे का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, लेस्पायरे का फॉर्मूला है P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये आप लिख लो समेशन ऑफ, बोलो P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 और इनटू, अब यहाँ दिख रहा है पास्चे का फॉर्मूला दिख रहा है, तो पास्चे का जो फॉर्मूला है ना, पास्चे के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पास्चे के फॉर्मूले में हो जाएगा समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1, ये हो जाएगा समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100 बाहर करना है, रूट से बाहर 2 बार इंटू 100 अंदर अंदर करोगे तो भी रूट लेंगे, तो एक ही बार इंटू 100 होगा, या तो पूरा कैलकुलेट कर लो, पूरा रूट ले लो, आखिरी में इंटू 100 कर लो। तो आपको ये 4 वैल्यू दिया है, आपको फॉर्मूला पता है, तो कायदे से देखा जाए तो ये आधा हिस्सा लेस्पायरे है और आधा हिस्सा पास्चे है, ये बन जाएगा रूट ओवर रूट ओवर क्या बनेगा रूट ओवर, देखिए ध्यान से समझिएगा, देखो P1 Q0 बताओ क्या है इसमें, P1 Q0 है बोलो 97 डिवाइडेड बाय P0 Q0 बताओ, P0 Q0 है 116, P0 Q0 है 116 इंटू P1 Q1 जो है ना आपका 117, ये P1 Q1 जो है 117 डिवाइडेड बाय P0 Q1 जो है ना ये 140 है, P0 Q1 जो है 140 है। अब इनको मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मेरे पास कैलकुलेटर है भी नहीं ना, मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास 4 वैल्यू दिए, अब लेस्पायरे पास्चे फिशर, सोचो ना ये 4 वैल्यू है अगर आपके पास, तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा किस्मत अच्छी रहेगी ना तो ये रेडीमेड वैल्यूज़ दिए जाएंगे चारों, अदरवाइज़ क्या होगा, चारों वैल्यू रेडीमेड दिए जाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि आपको पूरा टेबल दिया जाएगा और आपका थोड़ा टाइम और खर्चा करवाया जाएगा कि भैया पूरे टेबल में वैल्यू मल्टीप्लाई करो, P0 को मल्टीप्लाई करो Q0 के साथ, टेबल बनाओ फिर सम करो, ऐसा करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो खैर फिलहाल ये बातें हो गई सारी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब लेस्पायरे जो होता है, पास्चे जो होता है, दोनों का अरिथमेटिक मीन नॉर्विच बाउल है, ज्योमेट्रिक मीन फिशर है, ये सारी बातें भरी पड़ी है एग्ज़ाम के लिए। मैं सामने बुक भी रखा हूँ, PYQ भी रखा हूँ, रेगुलर क्लास की बुक भी रखा हूँ, ICI का स्टडी मटेरियल भी रखा हूँ, सब सामने रख के बैठा हुआ हूँ कि दिमाग में जितनी मैक्सिमम बातें मैं आपसे कर लूँ, कुछ छूट ना जाए। चलो अब एक क्या होता है कि ये जो इतने सारे फॉर्मूले बनाए गए ना, इसके लिए कुछ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बनाए गए हैं। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का मतलब है कि कब कौन सा
फॉर्मूला सही है या कब कौन सा किस सिचुएशन में फॉर्मूला लगना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। क्योंकि भाई देखो पढ़ाया तो सारा कुछ जा रहा है, लेस्पैरे भी पढ़ाया जा रहा है, पाश्चे भी पढ़ाया जा रहा है, डॉर्बिश बाउले सब, तो भाई सही तो सभी है, गलत चीज़ें होती, यानी आज के तारीख में अगर इकोनॉमिस्ट डिसाइड करके बैठ जाते हैं ये फला फला चीज़ तो एकदम ही गलत है, रिजेक्ट मारो, तो रिजेक्ट मारो तो फिर उसको सिलेबस में नहीं डालते। इनफैक्ट ये भी हुआ है कि बहुत लोग और अपना अपना सजेशन दिए हैं, बट कितने ही लोगों के अननोन इकोनॉमिस्ट हैं, उनके सजेशंस भैया हवा में उड़ा दिए, नहीं नहीं भाई ये तो गलती है, ये लॉजिकल नहीं है, अरे नहीं नहीं ये फिट नहीं बैठेगा, तो वो चीज़ हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जो मोटा मोटा एक जो पढ़ना है हमको वो ये कुछ बातें हैं। तो इसमें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो होता है ना, उसमें पहला होता है आपका यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट जो होता है ना, इसका मतलब यूनिट का मतलब वन नहीं है यहाँ पर यूनिट का मतलब है कि जो अपन मार्केट से जैसे 4 5 6 7 चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, तो भाई कोई चीज़ अपन लीटर में ला रहे हैं, कोई चीज़ मीटर में ला रहे हैं, कोई चीज़ किलोग्राम में, कोई ग्राम में, कोई डज़न में, तो अगर हम उन सबकी एक लिस्ट बनाएं, जो इंडेक्स बनाएंगे, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी वाला। तो ये बोल रहा है कि यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, यानी जितने इंडेक्स नंबर फॉर्मूले होते हैं सब यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है पता है, कि जितने इंडेक्स नंबर फॉर्मूले हैं सबने बोल दिया है, लेस्पैरे ने, पाश्चे ने, फिशर ने, डॉर्बिश बाउले ने, सब ने बोल दिया, मार्शल एडवर्थ ने, सब ने, कैली ने, वॉल्स ने, सब ने बोल दिया क्या कि भैया हमारा फॉर्मूला लगा लो यार, तुम मार्केट से क्या क्या चीज़ें किस किस यूनिट में खरीद के लाए उससे मतलब नहीं है, सीधा पूरा P0 टेबल है को मल्टीप्लाई करो P1 के साथ, इसको इसके साथ वैल्यू रखो, आंसर लो। एक फॉर्मूला है बस, वो बोलता है कि नहीं भाई मेरा फॉर्मूला तभी लगेगा, एक ही चीज़ है, बोलता है भाई हमारा फॉर्मूला तब लगाओगे जब एक कंडीशन है कि जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ की लिस्ट है ना, सारे के सारे अगर एक ही यूनिट वाले हैं तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या चीज़ है, तो वो है सिंपल या अनवेटेज एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला, सिंपल या अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। तो सिंपल या अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला लिख के दिया ना, आज वही तो था, समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100, ये है सिंपल या अनवेटेज एग्रीगेटिव। सिंपल है वेटेज एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला है, वेटेज नहीं है मतलब क्वांटिटी नहीं है। देखो अनवेटेज का मतलब क्या हुआ, अनवेटेज का मतलब वेट नहीं है, वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस वाली चीज़, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी ना Q0 है ना Q1 है, एग्रीगेट वर्ड है मतलब सिग्मा लगेगा। तो ये क्या बोला पता है, ये वाला फॉर्मूला तभी बोलता है भाई ये फॉर्मूला तब लगेगा ना जब सारे कम्युनिटीज़ का यूनिट सेम, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया कौन यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए आएगा लेस्पैरे, ऑप्शन बी पाश्चे, ऑप्शन सी फिशर, ऑप्शन डी ऑल, और टिक करना। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाइज द यूनिट टेस्ट, तो सब नाम रहेंगे, एक नाम ये रहेगा सिंपल एग्रीगेटिव, ये नहीं करता सेटिस्फाई, नहीं करता मतलब ये जिद करता है, डिमांड करता है कि मैं तभी लगूंगा, मेरा फॉर्मूला ये वाला तभी लगेगा जब सबका यूनिट सेम। आगे बढ़ते हैं, एक होता है उसके बाद नंबर 2 है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ना, एक्चुअली इसमें अपन मान के चलते हैं टाइम को रिवर्स किया, टाइम को कैसे रिवर्स करेंगे, एक बार जिस साल को हम बेस ईयर कंसीडर कर रहे थे उसको अगली बार करंट कंसीडर करेंगे, जिसको करंट कंसीडर किया था उसको बेस कंसीडर करेंगे, 2 बार कैलकुलेट करेंगे। तो इसका लेंदी बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, B.Com अगर पढ़ते हो तो वहाँ इसके 10 नंबर के बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, B.Com के सिलेबस में भी है ये। अब यहाँ लिखा है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो रहता है ना उसकी कंडीशन क्या है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको जितना अभी यहाँ जितनी मुख्य बातें मैं बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ कवर जाएगा। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट की जो मुख्य बातें हैं ना, वो है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन क्या है। तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन है P01 इंटू P10, इसका प्रोडक्ट 1 होता है। अब ये कंडीशन तो दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, सही वाला तो दिख गया, गलत वाले में तो क्या करेगा, ये इंटू को प्लस कर देगा, राइट साइड में 1 को 0 कर देगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो जब टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है उसकी कंडीशन पूछी जाएगी तो सीधा सीधा 4 ऑप्शन में ढूंढना है। अब तुरंत यहीं पर ना एक क्वेश्चन है जो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, एकदम सरल सा है लेकिन एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर अपन P01 का मीनिंग क्या है बोलेगा, तो P01 का मीनिंग क्या है, तो P01 का मीनिंग होता है 1 on 0, P01 का मीनिंग होता है 1 on 0, 1 on 0, ये P01 का मीनिंग होता है। तो सर फिर P101 का मतलब 1 on 0 होता है, तो P10 का मीनिंग होता है, पूछेगा।
तो P10 का क्या मीनिंग होता है, तो 10 का मीनिंग होता है 0 on 1। ध्यान रखिएगा, ये तो 0 on 1, ये 0 on 1। तो आपको ना ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि P01 का क्या मतलब होता है, पूछा गया P10 का क्या मतलब होता है। तो 1 on 0, 0 on 1 कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ये एरो बना के दिया आपको बकायदा कि इधर से इधर नाम आपको लेना है। 1 on 0 यानी 1 को करेंट ईयर बोलेंगे, 0 को बेस ईयर बोलेंगे, तो 1 on 0 मतलब करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स ऑन बेस ईयर। और एक बार उल्टा करेंगे, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स ऑन करेंट ईयर, 0 on 1। तो आपको P10, P01 ये बार बार मैं कह रहा हूँ, 3 बार 4 बार बोल लिया मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि भाई ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो जितनी लाइन हम लिख के दे रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए अब इसमें एक हद आता है। देखो ये मतलब जितनी बात बोलूँगा मैं हर बार में यही बोलूँगा, हद आता है एग्जाम में, क्योंकि आता ही ये सब लिमिटेड टॉपिक हैं जो आते हैं। जैसे इसमें पूरी लिस्ट मैंने आपको रेगुलर क्लास में तैयार करवा के दी थी, अभी फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, और यही एग्जाम में भरा पड़ा है कि भाई ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है कौन सेटिस्फाई करता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से 3 लोग ऐसे रहेंगे जो सेटिस्फाई नहीं करते, कोई एक ही रहेगा जो सेटिस्फाई करता है। वैसे ही टाइम रिवर्सल टेस्ट में कौन सेटिस्फाई नहीं करता है उस पूछा जाएगा, तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन रहेगा जो सेटिस्फाई नहीं करता है वाला रहेगा, बाकी 3। तो आपको पूरी लिस्ट में एक बार बोल के बता देता हूँ। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय मार्शल एडवर्ड सेटिस्फाई करता है, फिशर सेटिस्फाई करता है, वॉल सेटिस्फाई करता है, कैली सेटिस्फाई करता है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फार्मूला सेटिस्फाई करता है, और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी सेटिस्फाई करता है। तो आपको ये सारे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फार्मूला, यही सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फार्मूला वही है जो नाटक कर रहा था ऊपर यूनिट टेस्ट में, वो यहाँ करता है। और ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी करता है, वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी करता है। इसमें नाम क्या छूट गया यार, बहुत पॉपुलर नाम छूट गया। इसमें तो बहुत पॉपुलर नाम दिख नहीं रहे, कौन कौन, लेस्पैरे और पास्चे। तो सोचो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को लेस्पैरे पास्चे सेटिस्फाई नहीं करते, फिशर करता है। और यही रीज़न है कि फिशर को थोड़ा अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉर्विश बाउले भी नहीं दिख रहा है, तो फिशर बेटर है थोड़ा सा, ऐसा बोला गया है इनके अकॉर्डिंगली। एक इसके बाद आता है तीसरा है, नंबर 3 आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है ना, ये क्या होता है सर, ये भी मतलब हद आता है एग्जाम में कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है ना सर, ये होता है एक्चुअली वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स का बेसिक मीनिंग क्या है पता है, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला देता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो वैल्यू इंडेक्स क्या होता है पता है, देखो कोई भी इंडेक्स हो उसका जो एकदम बेसिक पॉइंट है ना वो ये होता है कि करंट वाला वैल्यू ऊपर रहेगा और बेस वाला वैल्यू नीचे। तो इसमें होता है करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय होता है बेस वैल्यू, करंट वैल्यू बाय बेस वैल्यू। अच्छा, अब वैल्यू इंडेक्स जो है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने में आऊँ तो आप बोलेंगे ना करंट वैल्यू मतलब करंट ईयर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकलती है टोटल। तो ये हो जाएगा आपका समेशन P1 Q1, और बेस वैल्यू मतलब हो जाएगा समेशन P0 Q0 इंटू 100 की। तो बात मत करना, लगा दो ठीक, मैं नहीं लगाऊंगा तो भी मत बोलना कि सर नहीं लगाए। तो समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। आप बड़े गौर से देखो तो नहीं, ये लेस्पैरे है ना पास्चे है, लेस्पैरे भी नहीं है, ये पास्चे भी नहीं है। भाई लेस्पैरे में ऊपर भी Q0 था नीचे भी Q0 था, पास्चे में ऊपर भी Q1 था नीचे भी Q1 था, यहाँ पर ऊपर Q1 है नीचे Q0 है। तो ये जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है ना, ये है आपका समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन बोलो P0 Q0 इंटू 100। तो वैल्यू इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है इसकी कंडीशन है ऑब्वियसली वैल्यू इंडेक्स, यानी प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब P01 बोल सकते हो तो Q01 बोलोगे इसको, ये हो जाएगा। सर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करती है उसकी लिस्ट देख लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में हद आता है। देखो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ यही सब तो एग्जाम में भरे पड़े।
तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो रहता है ना, सेटिस्फाइड ओनली बाय द फिशर। इतने सारे इंडेक्स फॉर्मूला में फिशर ने ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया। आप सोचो, इतनी सिंपल सी बात है कि वैल्यू जो होता है प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, इतनी छोटी सी बात को जस्टिफाई करने में लोगों के पसीने छूट गए। भाई फिशर बोला मेरे फॉर्मूले को लगा के देखो आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा आपको कि भाई वैल्यू इंडेक्स सेटिस्फाई करके दिखाओ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपको कहीं से भी उल्टा सीधा दिमाग में नहीं डाल लेना है कि भाई वैल्यू इंडेक्स का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कि क्वेश्चन बना के दिखाओ, सेटिस्फाई करा के दिखाओ कि फिशर का फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको सीधा सीधा सिंपल से ही पूछेगा वैल्यू इंडेक्स कौन सेटिस्फाई करता है और कौन नहीं करता है। फिशर करता है, बाकी कोई नहीं करता। तो इसलिए बिकॉज ऑफ फिशर बस ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है ना, केवल फिशर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है ना, इसलिए फिशर के नाम में लगा दिया गया आइडियल, आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला। आइडियल का मतलब ये है कि मतलब ठीक है, उसको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला माना गया एज कम्पेयर टू अदर। तो याद रखिएगा कभी एग्जाम में फिशर नाम नहीं मिलेगा तो आइडियल फॉर्मूला लगाओ बोलेगा, तो आइडियल फॉर्मूला मतलब फिशर ही लगाना है। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है आपका टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है कि अपने को ना कुछ नहीं करना है। जो पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम कुछ 2 साल कंसीडर करते थे ना, अब इसमें 3 साल कंसीडर करना है। हालांकि 3 से ज़्यादा साल भी कंसीडर कर सकते हैं, बट आपको फिलहाल 3 साल के हिसाब से समझना है चीज़ों को। कि सपोज ये है P0 मतलब कोई साल है, उसको बेस में जैसे 2024 को P0 ले लो, अभी 2025 चल रहा है तो उसको P1 ले लो। तो जब इन दोनों का कनेक्शन आएगा तो P01 कहलाएगा, दैट इज द प्राइस इंडेक्स बेस ऑन करेंट। लेकिन अब 2025 के बाद जब 2026 आ जाएगा तो अपन उसको ना P12 नाम दे देंगे। क्या नाम है? P12। तो 12 में कौन करेंट हो गया? करेंट ये होगा P2 और बेस हो गया P1। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, देखो 2026 के बाद 24 तो नहीं आएगा एग्जाम्पल के हिसाब से, बट अगर इसको कंपेयर करें इसके हिसाब से तो P0 को करंट मान ले, जो बीत चुका है उसको भी करंट मान रहे हैं, और जो भी चल रहा है 2026 उसको बेस मान ले, तो ये बनेगा P20। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट अगर वापस घूम के मल्टीप्लाई करके एक जगह पे आ जाए तो देखो P01 इंटू P01 के बाद 12, 12 के बाद 23 नहीं बोलो 20 वापस देखो। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आएगा तब हम क्या बोलेंगे? इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आएगा तब अपन क्या बोलेंगे? तीनों का प्रोडक्ट 1 आएगा तो अपन बोलेंगे कि ये है सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हुआ, दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर टेस्ट। भाई आप सोचो ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट में 2 ही साल था ना भाई, ये 0 था इधर 1 था, तो आप 0 से 1 गए थे तो P01 हो गया था, और वापस 1 से 0 को कंपेयर किए तो P10 हो गया था। तो जब 2 ही साल थे तो ये लिखते थे ना P01 इंटू P10 इक्वल टू क्या लिखते थे? 1। तो 2 साल में ऐसा लिखते थे, तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट था। अभी 3 साल बना दिए तो सर्कुलर टेस्ट हो गया। तो इससे साफ पता चल रहा है एक वर्ड और एग्जाम में आया हुआ एक लाइन और, कि जो सर्कुलर टेस्ट है वो किसका एक्सटेंशन फॉर्म है, किसका एडवांस फॉर्म है? तो ये सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो लिखा है द कंडीशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? तो कंडीशन यही है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1। अब लिखा है द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये भी ठीक है। द सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय, भैया देखो जो ज़्यादा है ना उसकी लिस्ट नहीं देंगे, जो कम है उसकी लिस्ट दे रहे हैं हम। सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पारे, पास्चे, फिशर। ओ माय गॉड, फिशर 3 लोग सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब बाकी सारे इधर उधर के और भी कुछ रहे होंगे जो नाम यहाँ पर नहीं है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आप दिमाग में बैठा के रखना, ये डैम श्योर आपको क्वेश्चन दिखने ही वाला है आपके पेपर में कि भैया कौन सेटिस्फाई करता है और कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सेटिस्फाई करता है और कौन सेटिस्फाई नहीं करता है उसकी लिस्ट पूरी दिमाग में बैठा लेना, पूरा एकदम दिमाग भर लेना। एक बड़ा CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, या एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। याद रखिएगा कभी एग्जाम में CPI या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने बोले, लेस्पारे ने सबसे पहले जो बताया था, समेशन P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P0Q0 इंटू 100। एक और फॉर्मूला है इंडेक्स के लिए, कुछ क्वेश्चन बनाने में काम आता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं 1-2 क्वेश्चन बनाऊंगा अभी समझ में आ जाएगा, समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W। कभी कभी इसका नाम बदल करके समेशन PW डिवाइड बाय समेशन W भी कर देता है, नाम बदल के, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो स्टोरी बनाई जाएगी उसके हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं। ठीक, अब इसमें जो एकदम
इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन होता है वो मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या बोलना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से पॉपुलर वैरायटी है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लिखा है द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज ₹8,000 इन द ईयर 2014। तो जब ईयर 2014 चल रहा है, जब ईयर 2014 चल रहा है, जब ईयर 2014 चल रहा है तो जो इनकम है, द इनकम जो है ना वो है आपका 8,000 रुपया। इनकम है 8,000 रुपया, ठीक है। तो जब ईयर 2014 चल रहा है तो इनकम है 8,000 रुपया। ये बोल रहा है कि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2014 इज 160। भाई इसी साल 2014 की बात करें तो इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स है आपका 160, इंडेक्स है 160। इंडेक्स है 160। अब यहाँ लिखा है इफ द सीपीआई इन द ईयर 2017, अगर मैं ईयर 2017 की बात करूँ, अगर मैं ईयर 2017 की बात करूँ तो 2017 में इंडेक्स जो है वो 200 हो गया है। इंडेक्स तो दे दिया, चलो सर, इंडेक्स जो है 200 हो गया है। मतलब देखिए आपको कभी इंडेक्स पूछेगा, कभी इंडेक्स दे दिया जाएगा। अब इंडेक्स तो दोनों साल का दे दिया है भाई, 2014 का भी इंडेक्स दे दिया है 160 है, और 2017 का भी इंडेक्स दे दिया है 200 है। अब वो बात ये हो रही है कि भैया अगर 2014 में इंडेक्स 160 है, उस समय सैलरी इसकी, इनकम इसकी 8,000 रुपये थी। इफ़ ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड, राइटली कंपनसेटेड का मतलब होता है कि जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है एग्जैक्टली उसी रेशियो में अगर उसकी सैलरी या इनकम बढ़ाई जाए तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड सेम रहेगा। भाई देखो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, सैलरी उसकी या इनकम उसकी धीरे बढ़ रही है, कम बढ़ रही है। महंगाई 10% बढ़ गई, इनकम 5, सैलरी या 5 या 6-7% है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा, क्योंकि वो अपने खर्चे में कटौती करेगा, अपने लग्जरी आइटम जो है वो लेने में उसको थोड़ा सा कंजूसी करना पड़ेगा, तो लाइफ स्टाइल गिरेगा। अगर जिस रेशियो में इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो अपनी इनकम या सैलरी बढ़ा ले तो उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ते जाएगी, मतलब ज़्यादा लग्जरीज लाइफ स्टाइल में आएगा। तो लिखा है इफ़ ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड। राइटली का मतलब होता है भाई जिस रेशियो में, एटलीस्ट जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है एटलीस्ट उस रेशियो में तो इनकम बढ़े। ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड देन द एडिशनल एडिशनल डियरनेस अलाउंस। सर ये आपको वर्ड ध्यान रखना, एडिशनल वर्ड है सर, ये एडिशनल वर्ड से आंसर बदलता है। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, आज 8,000 है उससे एक्स्ट्रा और कितना दिया जाए। तो एक काम करते हैं ना, इसमें लिखा है टू बी पेड टू हिम इन 2017। तो यहाँ पर पहले काम करते हैं, इसकी सैलरी या इसकी इनकम अपन निकाल लेते हैं। पहले चेक करते हैं कि अगर जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है अगर उसी रेशियो में इसकी इनकम बढ़ा है तो सैलरी कितनी आनी चाहिए। तो देखो इसके लिए लोग बुक वाले ना फॉर्मूला बना के रखते हैं, पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा फॉर्मूला वामले के चक्कर मत पड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले दिमाग में रखो। फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, जितना है उससे बच तो नहीं सकते, बट जहाँ दिमाग लगा सकते हैं कॉमन सेंस वहाँ तो दिमाग लगाएं। कॉमन सेंस ये है कि एक बचपन का, फिर से ये डायलॉग मेरे मुंह से मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट तो हमेशा सुने, सर एकदम बचपन का पहला वर्ड प्रॉब्लम कि 10 रुपये में 2 मैंगो तो 25 रुपये में कितना मैंगो, ये इस टाइप की चीज़ है। पर 20 रुपये में 4 चॉकलेट तो 50 रुपये में कितने चॉकलेट, इस टाइप के क्वेश्चन आप बचपन में बनाए, वही यहाँ भी है कि जब इंडेक्स 160 है तो इनकम 8,000 है, और अगर इंडेक्स 200 हो जाए तो इनकम कितना हो जाएगा, यही आपको करना है। तो यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पर आपका निकलने वाला है आंसर कि 8,000, सीधी सी बात है, 8,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू, देखो दिस बाय दिस लेना पड़ेगा, इंटू 200 ये करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट जब करोगे आप तो 8,000 बाय 160 इंटू 200, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। सपोज़ इसका आंसर आता है ये 10,000, आएगा 10,000, आएगा 10,000 आएगा, एग्जैक्ट 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। तो ये 10,000 यहाँ पर मिल रहा है अपने को, 10,000 आएगा। अब इसके बाद ना
आपको आंसर 10,000 चार ऑप्शन में रहेगा, तो आपको 10,000 टिक नहीं करना है, आंसर में 10,000 नहीं आंसर बनाना है भैया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसकी सैलरी जो है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से इसकी इनकम बढ़ के 8,000 से 10,000 हो गई। तो 8,000 से 10,000 हो गया, वो थोड़ी पूछ रहा है आपसे। आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, न्यू इनकम बोलेगा तो 10,000 टिक करना है, न्यू इनकम नहीं बोला है। बोला है कि एडिशनल डीए, एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, आपको जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस महंगाई की भरपाई करने के लिए और कितना इनकम बढ़ाया गया एक्स्ट्रा, तो 10,000 माइनस 8,000, तो ये आपका मिल जाएगा एडिशनल जो होता है ना, डीए, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जो ये 10,000 माइनस 8,000, ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, आंसर आएगा 2,000। ठीक है, अब के मतलब कंफ्यूज मत होना, उतना तो समझते हो यार। ठीक है, 10 के मतलब 10,000, 8,000, 2,000 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अब बच्चों लोग, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्ट जो नहीं बनाना है वो मैं आपको पढ़ के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो बनाना है वो तो बनाएंगे। जैसे एक वैरायटी है, ये एक बहुत कुछ लिखना होगा बनाएंगे। जैसे एक वैरायटी है, बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट अ प्लेस इन द ईयर 2008। तो ईयर 2008 की जो बात है, ईयर 2008 में ना इंडेक्स जो था वो 225 था। इंडेक्स जो है कितना है बोलो, 225। किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, बेस ईयर के कंपैरिजन में, एज दी बेस ईयर, कंपैरिजन बेस ईयर। तो बेस ईयर का इंडेक्स क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो बेस ईयर का इंडेक्स कितना लेते हैं, 100। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बेस ईयर का इंडेक्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको बेस ईयर का इंडेक्स 100 लेके बनाना है। तो आप समझिए कि बेस ईयर जो भी रहा होगा, देखो बेस ईयर उसमें मेंशन भी नहीं है कि ये 2008 को करंट ले रहा है, तो बेस ईयर किसको लिया है, 2007 को भी ले सकता है, हो सकता है 2006 को लिया होगा, जिसको भी ले हमको क्या करना है। और बेस ईयर का इंडेक्स जो होता है ना, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इंडेक्स इसका क्या लेते हैं अपन, 100। तो आप बताइए, कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देन देयर इज ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, इंक्रीज इन 125% प्राइस इंक्रीज हुआ है, और या तो लिख रहा है 225% प्राइस इंक्रीज हुआ है बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में, और या तो फिर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज हुआ है। 100 से 225 का मतलब क्या होता है पता है, 100 से 225 का मतलब है कि इंडेक्स में 125% हाइक हुआ है, इंडेक्स 125% बढ़ा है। 125% बढ़ने का मतलब है कि उस जगह पे ऑन एन एवरेज सारी चीज़ों की कीमतों में 125% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस पैटर्न के बहुत देखे गए हैं, तो मैं 2-4 और पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे आपको इसलिए लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइजेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ इन अ प्लेस हैज़ इंक्रीज्ड 20%, किसी प्लेस में किसी कारण से हमें मतलब नहीं है, 20% सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, 20% इन कंपेरिजन टू द बेस पीरियड, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस फॉर द प्लेस, उस जगह का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो बेस ईयर का इंडेक्स हम क्या लेते हैं, 100। और यही फंडा है कि अगर सारी चीज़ों की कीमतें 20% बढ़ी है तो अपन मान के चलते हैं ना कि इंडेक्स जो होगा वो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखो ये लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन अ प्लेस हैव डिक्रीज्ड बाय 30%, अगर किसी चीज़ की कीमत 30% कम हो गई है उस जगह पे, देन विद ओवर द बेस पीरियड प्राइस, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट प्लेस डिक्रीज है, तो क्या करेंगे, 30% डिक्रीज मतलब 100 का 30% माइनस कर दो, आंसर आएगा 70%। बिल्कुल, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो ये डीए वाले क्वेश्चन भी बहुत दिख रहे हैं जो मैंने भी कवर कराया, जो भी बोल के बताया, जो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिख रहे हैं। एक और है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको कवर करना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी, ये इसमें लिखा हुआ है कि सपोज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज अर्निंग ₹2050 इन द बेस पीरियड। तो बेस पीरियड मान लेते हैं कि जब वो जॉब में आया रहा होगा, जब वो ज्वाइन किया रहा होगा, तो उस समय बेस पीरियड में मान लेते हैं कि उसका जो अर्निंग है वो कितना रुपया था, इनकम जो था, अर्निंग जो था, इसका अर्निंग 2,050 रुपया था। ठीक है, अब बेस पीरियड है तो इसका इंडेक्स मैं क्वेश्चन में देख लिया हूँ, हालांकि मैं एक बार और देख लूँ गौर से, नहीं लिखा है कुछ, तो इंडेक्स अपन क्या लेंगे, बेस पीरियड का 100 लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि इंडेक्स इतना लेना है तो लेना ही पड़ेगा।
अब भैया उसको जॉब करते 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 कई साल बीत गए, तो लिखा है व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन द करेंट पीरियड इफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टू रिमेन्स द सेम। अगेन यार ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिमेन्स टू सेम का मतलब ही यही है कि ना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ना वो अमीर हुआ है बहुत, ना गरीब हुआ है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ी है उसी रेशो में उसकी इनकम बढ़ी है, मेंटेन किया हुआ है अपना स्टैंडर्ड। तो इसके लिए अब डेटा क्या दिया हुआ है कि समेशन डब्ल्यू एक डेटा दिया गया है, समेशन डब्ल्यू लिखा है 25, सीधा सीधा मतलब कुछ होगा वेटेज, और समेशन आई डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 3544। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि उस बंदे की सैलरी करेंट ईयर में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप इंडेक्स करेंट ईयर का निकाल लो। इंडेक्स कैसे निकालो, करेंट ईयर का इंडेक्स, ये तो बेस इंडेक्स था जो 100 था। करेंट इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो करेंट इंडेक्स के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला, समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो समेशन आई डब्ल्यू बाय समेशन डब्ल्यू जब आप करेंगे तो ये करेंट इंडेक्स जो निकलेगा, करेंट इंडेक्स जो निकलेगा वो जाएगा आपका 3544 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर जो करेंट इंडेक्स निकलने वाला है, करंट इंडेक्स जो निकलने वाला है वो है 35। में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास यार, चलो मैं करके देता हूँ कैलकुलेशन। ये आ रहा है 141.76। अब ये जो 141.76 आया है ना करेंट इंडेक्स, तो यहाँ पर 3 डेटा ये जो दिख रहा है आपको अब स्क्रीन पे, ये इतने से हमारी बातें बनने वाली है। और फिर वही लॉजिक, फिर वही फंडा बहुत सिंपल वाला कि जब इतने रुपए में इतना तो इतने रुपए में कितना। तो जब इंडेक्स 100 है, सिंपल लॉजिक है, जब इंडेक्स 100 है, जब इंडेक्स 100 है, देखो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, जब इंडेक्स 100 है तो अर्निंग है 2050, तो अर्निंग है 2050। और अगर इंडेक्स बढ़ के, अगर इंडेक्स अब बढ़ के कितना हो गया, इंडेक्स हो गया बढ़ के 141.76। जब इंडेक्स बढ़ के हो गया 141.76 तो अर्निंग कितना हो जाएगा ये अपने को पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2050 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 141.76। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए आंसर बनने वाला है ये, मैं अगेन एक बार कैलकुलेशन करूँ तो ये है 141.2050 इंटू 141.76 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे को मिल रहा है इसका इनकम 2906.08 यानी अप्रॉक्स 2906 रुपया। तो ये आपका 4 ऑप्शन में रहेगा। अब बिल्कुल नहीं बोलना ना सर कि इस बार क्यों माइनस नहीं किए, 2906 डिवाइडेड माइनस करना चाहिए था इसको 2050 से। इस बार एडिशनल अमाउंट थोड़ी बोला है, एडिशनल अमाउंट नहीं बोला है, इस बार बोला है कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो 2906 जो आंसर है वो आपका सही आंसर बनेगा। इसलिए बड़े ध्यान समझिएगा, मैं इसी नाम से जस्ट इसी नाम से क्वेश्चन करवाया कि आपके दिमाग से बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर हाँ कब अपने को माइनस करना है, वर्डिंग्स कैसे हैं क्वेश्चन में जिससे माइनस करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, अगर अपन थोड़ा और आगे आए तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपको थोड़ा ध्यान रख के जाना है, ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें आप चैप्टर के पीछे जो एडिशनल में या कहीं भी आप थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उसको रीड करके जाइएगा। PYQ तो आप पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। मेरे पास हमारे इस एक्सेल में जो स्पेशल मैथ्स बैच हम लोग बनाए थे वहाँ तो हमने एक एक क्वेश्चन की बात करी है, बट और हो सकता है ये वीडियो हमारे नॉन एक्सेलियन भी स्टूडेंट्स होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से देख रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। उनके लिए सजेशन है कि ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप क्वेश्चंस पीछे के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक है एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ, फिर स्पेस दिया है, फिर लिखा नंबर स्पेस नंबर ऑफ द 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम। तो यार इतना सरल सा क्वेश्चन है, इंडेक्स टाइम सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ
इंडेक्स नंबर होगा और क्या, इंडेक्स टाइम सीरीज है तो लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। वैसी है एक बढ़िया अच्छा सा वर्ड है, लिखा है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अब इसका ऑप्शन सुनिएगा कौन सा सही होगा, कि जो मनी की परचेसिंग पावर होती है, भाई हमारे मनी की परचेसिंग पावर कम होती जा रही धीरे धीरे। पहले 100 रुपये लेके मार्केट जाते थे तो 2 किलो एप्पल ले आते थे, अभी 100 रुपये मार्केट लेके जाएंगे तो 2 किलो का 1 किलो भी एप्पल नहीं आएगा। तो नोट तो वही 100 रुपया है ना, पर उसकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ लिखा है द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज, पहला लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। हाँ जी, प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगी तो मनी की परचेसिंग पावर कम होगी, महंगाई बढ़ेगी तो मनी की परचेसिंग पावर कम होगी। क्या लग रहा है ये सही, और ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं एक बार। लिखा है इक्वल टू प्राइस इंडेक्स, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अनइक्वल टू प्राइस, भाई अनइक्वल में तो दोनों के साथ जाएगा, तो ये भी जस्टिफाई नहीं करता है आंसर, नन ऑफ दिस है, उसको छोड़ो। तो सही आंसर यही है कि रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो मनी की परचेसिंग पावर कम होगी। इसका जनरल मीनिंग है कि प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ गई, तो मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई, उसी मनी से हम कम चीज़ खरीद पा रहे हैं। अब लिखा है द सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द कंपेरिजन ऑफ द चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ एवरी ईयर। हर साल कोई चीज़, कोई कम्युनिटी है, लगभग हर साल उसकी प्राइस में कंसिडरेबल चेंज आ जाता है। तो अगर हर साल के हिसाब से कंपैरिजन करना है तो सबसे बेस्ट बढ़िया कंपैरिजन क्या होगा, इसमें लिखा है ऑप्शन है फिक्स बेस इंडेक्स, ऑप्शन है फिशर्स आइडियल इंडेक्स, और एक है फिर चेन बेस इंडेक्स, और एक नन ऑफ दिस। तो यार एक बात बताओ ना, दिमाग में लोगों के स्टूडेंट की यही याद चलता है ना कि भाई फितूर है, भाई आइडियल वर्ड लिखा है तो चले जा रहा है दिमाग में ना ये क्या कि अब भाई आइडियल लिखा है, आइडियल लिखा है तो यही होगा यही होगा। अरे भाई थोड़ा दिमाग भी लगा लो, आइडियल वर्ड लगा दिमाग में तुम्हारे घूम रहा है भाई। प्राइस लेवल ऑफ एवरी ईयर बोला है, हर साल का कंपेरिजन करना है, तो हर साल का कंपेरिजन करने के लिए मैंने बोला था ना फिक्स बेस इंडेक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, चेन इंडेक्स लगेगा। सही आंसर ध्यान रखिएगा इसका। और फिर है देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ मेल इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हम कोई इंसान कितने साल जिंदा रहेगा, ये जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम का एक फंक्शन है। अब इसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट इन 1980 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 70 ईयर। 1980 की बात है, 1980 में माना जाता था कि एक आदमी ऑन एन एवरेज 70 साल जीता है, और वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होगा या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, हमको मतलब नहीं। तो लिखा है कि इट इज़ गिवन दैट इन 1980 दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 70 ईयर एंड इन द ईयर 2000 इट वॉज 75 ईयर। और ईयर 2000 में ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 75 साल हो गई। क्यों बढ़ गई सर, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है, ढिकाना बढ़ रहा है, लोगों की गलत आदतें बढ़ रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम होनी चाहिए। हाँ उस सेंस पे कम होनी चाहिए, बट जो आदमी सही सलीके से जिंदा है, जी रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन का फ़र्क तो हो रही है, सबको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन दवाइयाँ मेडिसिन बढ़ गई हैं, एडवांस आ गई हैं, तो मान के चलते हैं कि भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब रहा है कि अगर इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी तो ईयर 2012 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं इसको कुछ लिखना भी नहीं चाह रहा हूँ, चलो लिख के बता रहा हूँ कि 1980 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 70, और ईयर 2000 यानी कितने साल हो गए, 20 साल, 20 ईयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से बढ़ के हो गया 75। तो एकदम कॉमन सेंस लगाइए ना भैया कि 20 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 बढ़ रही है, 20 साल का गैप है, तो 20 साल के गैप में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 का फर्क आ रहा है। देखो 70 से हो गया 75, मतलब 5 का फर्क आया ना, 5 का फर्क आया। तो अब अगर ईयर 2000 से 2012 तक अगर हम जाते हैं, कितना साल हो गया, 12 साल, तो इस 12 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो जानी चाहिए। तो जब 20 साल में 5 साल का फर्क आ रहा है तो 12 साल में और कितने साल का फर्क आएगा, तो 12 साल में कितने साल का फर्क आएगा देखते हैं, ये बनेगा 5/20 × 12। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आने वाला है 3। तो 3 साल का फर्क और आ जाएगा सर, तो 3 साल का फर्क और आ जाएगा, तो जो इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी वो आपकी हो जाएगी फिर 78।
75 से क्या हो जाएगी फिर 78। तो सही आंसर है 78। देखो यहाँ ना इसे ऐसे भारी भरकम शब्द क्वेश्चन में लिखे जाते हैं, किताबों में देखोगे तो भारी भरकम कुछ फॉर्मूले वगैरह बना करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। कॉमन सेंस लगाओ यार, आंसर कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में हद आए हुए हैं, बार बार मैं देख रहा हूँ वो टेबल वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, और लेस्पायरे पाश्चे फिशर की बातें भरी पड़ी हुई है। ये बात देखो मेरे फिर हर पेज में दिख रहा है मेरे को लाइन कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है, लेस्पायरे होता है कि पाश्चे, लेस्पायरे और पाश्चे का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो फिशर आंसर आएगा इसका। ठीक है, और एक लिखा है विच टेस्ट इज नहीं ये वाला नहीं, लेस्पायरे एंड पाश्चे डू नॉट सेटिस्फाई। कौन लेस्पायरे और पाश्चे को सेटिस्फाई नहीं करता? विच टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय, चलो बोल देता हूँ अभी छोड़ू, विच टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पायरे एंड पाश्चे, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है ना। और इस तरीके से आपको ढेर क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ कुछ फॉर्मूले कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन है देखिए, लिखा है वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज विच टेस्ट। वेटेज ज्योमेट्रिक मीन, देखो थोड़ी देर पहले बोला था मैं एक बात, वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव किसको सेटिस्फाई करता है, और वाइल एज अ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव जो रहता है, याद है टाइम रिवर्सल टेस्ट आता है, सेटिस्फाई होता है। और जो कौन सा है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, वो है फिशर। तो वेटेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो फिशर करता है। तो चार ऑप्शन में से आपको ये दिख जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ढेर भरे पड़े हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे इसमें लिखा है लेस्पायरे इंडेक्स इज 110, 110 है, लेस्पायरे का इंडेक्स 110 है, और पाश्चे इंडेक्स इज 108, पाश्चे इंडेक्स है 108। बोला देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिशर इंडेक्स। चलो फट से दिमाग लगाओ तुरंत कि अगर लेस्पायरे दिया है और पाश्चे दिया है तो फिशर कितना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेस्पायरे और पाश्चे को मल्टीप्लाई करके रूट लोगे। तो फिशर्स इंडेक्स जो होता है रूट ओवर होता है लेस्पायरे इंटू पाश्चे। तो फिशर इंडेक्स हो जाएगा रूट ओवर, लेस्पायरे है आपका 110, पाश्चे है 108। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आप ले आइएगा। तो मैं लगातार ये क्वेश्चन देखे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा बहुत एबनॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन दिख भी जाए पूरे 100 150 200 क्वेश्चन में, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, बल्कि उस एबनॉर्मल क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा ज़्यादा घूर के देख लेना, एग्जाम में पहचान आ जाए। अगर धोखे से सेम क्वेश्चन आ गया तो टिक कर सको। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड द करेंट ईयर इज यूज्ड इन। हाँ भाई देखो, ये मैं बोल के बताया था, याद करो, मार्शल एडवर्थ ने किया था ये काम। लेस्पायरे और पाश्चे दोनों के करेंट ईयर को, करेंट ईयर के ऊपर का न्यूमरेटर का जो वैल्यू था उसको एवरेज लिया था, और दोनों के डिनोमीटर का एवरेज लिया था। दोनों लेस्पायरे और पाश्चे के डिनोमीटर के वैल्यू को ऐड करके आधा किया था और उसका रेशियो लिया था और उस तरीके से आंसर लाया था। तो ये एक दो बार दिख रहा है पिछले एक दो बार में, ध्यान रखिएगा। एक लिखा हुआ है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। भाई टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितने होते हैं, ये भी एग्जाम में आए हो। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं? तो 4 होते हैं। नाम बताओ क्या क्या? सर्कुलर टेस्ट, हाँ सर्कुलर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक इसमें ऑप्शन में डाला गया है स्क्वायर टेस्ट। भाई स्क्वायर टेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपको बस यही बोलना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो कौन सा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी नहीं है? तो सही आंसर इसका स्क्वायर टेस्ट। स्क्वायर टेस्ट नाम का कोई टेस्ट होता ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि, चलिए ये तो सारा कुछ हो गया। अब मुझे वो 2-3 क्वेश्चन फिर से दिख रहे हैं टेबल वाले, और एज वेल एज मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं कुछ डीए वाले। एक डी वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के दे रहा हूँ, जल्दी से काम करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, और मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। और जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, मेरी बात सुनेंगे, क्वेश्चन का रफ में आप वैल्यू लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर आपसे बन गया तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। लिखा है द ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज ₹15,000 इन द ईयर 2020। ईयर 2020 की बात है, ईयर 2020 की बात है। उस समय बंदे की इनकम कितनी थी? 15,000 रुपये थी। फिर से बोलो, 2020 ईयर हो गया और उस समय इनकी इनकम 15,000 थी। लिखा है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 2023
भाई 2023 में जो इंडेक्स है 155 है, क्वेश्चन लिखा है। तो आप बोलोगे सर फिर तो 2023 का इंडेक्स अगर अगर 155 है, पर क्वेश्चन में ईयर 2020 का इंडेक्स तो दिया नहीं है, तो ईयर 2020 के इंडेक्स को अपन क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। फिर लिखा इफ़ द एम्प्लॉय इज टू राइटली कंपनसेटेड, देखो ये वर्ड आपको बार बार मिल रहा है, मतलब आपको एग्जैक्टली वही रेशियो में काम करना है, जिस रेशियो में इंडेक्स बढ़ा है उसी रेशियो में सैलरी बढ़ेगी। तो बोला व्हाट डियरनेस अलाउंस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आप इसका आंसर ले आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।